नमस्कार, जवाब दो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश में पिछले कुछ दिनों से नोटों का एक पहाड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता के मंत्री के यहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ा। एजेंसी का दावा है कि रिश्वत में ली गई रकम इतनी ज्यादा है कि उसे मशीन से गिनना पड़ा, बॉक्सों में भरना पड़ा, फिर ट्रक में लाद कर ले जाना पड़ा। जब छापा पड़ रहा था तो आरोपी मंत्री लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कॉल कर रहे थे। ऐसे ही दिल्ली में नई शराब नीति पर सरकार जांच के बाद सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो आरोपों के घेरे में खड़ी सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने लगी कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी दल और नेता को दबाने के लिए किया जा रहा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद ने संसद में नोटिस तक दे दिया। पहले आप संजय सिंह का बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी समझाते हैं। मोदी जी जिस दुर्भावना से काम कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए और हमारे संघीय ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। आज हालत ये हो गई है कि हमारे कामों को रोकने के लिए रोज नई कहानी लेके आ जाते हैं लोग। कभी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करो, कभी मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की इंक्वायरी शुरू करो, कभी 42 विधायकों को उठा के जेल में डालो, कभी मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा डालो। मतलब नेता भले ही गड़बड़ करें, लेकिन अगर एजेंसी सवाल करेगी तो हंगामा होगा। सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए जाएंगे। सोनिया और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ वाले केस में कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही है। देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यह है कि राजनेताओं पर, मंत्रियों पर जब किसी के छापे पड़ते हैं, आरोप लगते हैं, तो वो बिना जांच के खुद को बेगुनाह कैसे मान लेते हैं? कैसे फौरन ये कह दिया जाता है कि ये तो विरोधियों की साजिश है? ऐसी कौन सी कसौटी है जो नेताओं को उनकी बेगुनाही के फौरन दर्शन करवा देती है? आज हमारी बहस का यही मुद्दा है। देश में जब अदालत है, एजेंसी है, तो नेता अपने मन से हर कार्रवाई को साजिश कैसे बता देते हैं? देश के कानून का अपमान क्यों करते हैं? और हमारे नेता क्यों मानते हैं कि दाग अच्छे हैं, लगने दो, जांच रहने दो? तो देखिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। सत्येंद्र सिंह, पूर्व ईडी अधिकारी, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ। अभय दुबे जी, सवाल यही है कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी किसी घोटाले को लेकर या किसी आरोप को लेकर जांच करती है, उस पर इतना हंगामा क्यों बरपने लगता है देश में? देखिए, ऐसा इसलिए परिस्थिति निर्मित हुई कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए प्रांत दर प्रांत प्रतिपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है और जो उनके लोग हैं उन पर सरपरस्ती का हाथ रखकर हिंदुस्तान के बाहर भगाया जा रहा है। उनकी सरपरस्ती के सिर पर हाथ रखकर उनके मामलों को दबाया जा रहा है। अब अभी आपने बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की। इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा केस था पीयूष जैन का, उत्तर प्रदेश का, कानपुर का, याद है आपको? इत्र कारोबारी के घर 180 करोड़ रुपए नगद। और बताइए ना, कोई बात भी करने को तैयार नहीं कि उस केस का क्या हुआ। ईडी ने कोई संबंध तलाशे, ईडी ने कोई सीबीआई ने कोई जांच इनिशिएट की, आपको पता है इस बात का? अब मुझे बताइए, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी का प्रकरण, आप 2015 मई 2015 से पीएमओ को शिकायत की, एमईए को शिकायत, सीबीआई को, सेबी को, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, लगातार डेट वाइज मेरे पास पड़े कि कहां लेटर भेजे, कोई एक्शन इनिशिएट नहीं किया। बेशर्मी से उस चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता दिलाने के लिए एमईए ने क्लीन चिट दी, उसके अलावा सेबी ने क्लीन चिट दी जो रिकॉर्ड पर है। उसके बाद ही नागरिकता मिल पाई। 2017 में उसने आवेदन दिया था। 1 जनवरी और 4 जनवरी 2018 को दोनों भाग गए। विजय माल्या का सीबीआई का लुकआउट नोटिस रिवोक किया। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उस लुकआउट नोटिस को रिवोक करने के बीच में वो 36 सूटकेस लेकर भाग गया। अब सीबीआई कहती है कि हाँ, हमने वो ठीक नहीं किया था, जबकि सीआरपीसी के सेक्शन 41 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का खुद प्रावधान है। एक भी प्रकरण, संदेशरा बंधु हो, ऋषि अग्रवाल हो, इनके किसी भी आदमी पर जो इनसे संबंधित लोग हैं उन पर एक्शन नहीं होता। बात की इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा पे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस बात का खुलासा किया था कि उनके
कार्यकाल के दौरान अमेरिकन कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर बहुत भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी ने एक बुकलेट निकाली बाकायदा। ठीक है। बीजेपी ने कहा कि यह गंभीर मामला है, गिरफ्तार करना चाहिए। शारदा चिट फंड के समय 20 लाख रुपए पर मंथ उनके अकाउंट में जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, भाग मुकुल भाग, कहते थे बंगाल में कि मुकुल सीबीआई। बिल्कुल अभय दुबे जी, देखिए आप ये जो तमाम प्रकरण उठा रहे हैं, इसको लेकर सवाल सरकार से सवाल होना चाहिए। आप विपक्ष में हैं और आप सवाल उठाइए भी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो घोटाले आपको नजर आ जाते हैं और अगर आपके किसी नेता पर ईडी पूछताछ करती है या कहीं पर कोई छापा पड़ता है तो उसे भी सपोर्ट कर दीजिए। सच का सच सामने आ जाएगा, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। उस पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, ये जो 20 करोड़ रुपए नगद पकड़ा है, इसमें स्वाभाविक रूप से बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि संदेश जाए। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, किसी के यहां भी पकड़ाए हो, अगर इतना कैश किसी के यहां पकड़ाता है, बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, इन डेप्थ उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन प्रांत दर प्रांत सिर्फ प्रतिपक्षी सरकारों को अस्थिर करना या चुनाव के समय अपनी सरकार बनाने के लिए ये जो निशाना साधा जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र में संजय राउत जी हो, चाहे चिदम्बरम जी हो, चाहे स्टैनली हो, जहां भी जब भी चुनाव होते हैं या सरकारें अस्थिर करनी होती है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के समय हुआ। ठीक है अभय दुबे जी, लेकिन देखिए सवाल फिर इस बात का है ना कि जब राजनेताओं पर या किसी नेता पर कोई जांच बैठती है तो उसे राजनीतिक द्वेष क्यों समझ लिया जाता है सरकार का? प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपको अपने लोग दिखाई नहीं देते, आप अपने लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर आप केंद्रीय एजेंसियों के घेरे में लेकर आते हैं ताकि आप उन्हें परेशान कर सकें, अपना सियासी हित साध सकें। देखिए प्राची जी, मुझे कृपा करके बताइए कि अगर पार्थ चटर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए का अगर भ्रष्टाचार की कमाई का पहाड़ मिलता है तो उनको छोड़कर क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या ये न्याय व्यवस्था नहीं प्रारंभ होगी? अंधेर नगरी धमधूसर राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा चलेगा। अब अगर जो है नीरव मोदी के यहाँ राहुल गांधी जाएंगे और राहुल गांधी पार्टी करके फोन करके उसको लोन दिलवाएंगे तो आदमी नीरव मोदी वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो जाएगा। विजय मल्ल्या के किंगफिशर एयरलाइंस में मुफ्त की अपग्रेड करा के टिकट ट्रैवलिंग श्रीमती सोनिया गांधी करेंगी और डॉक्टर मनमोहन सिंह फोन करके उसको लोन दिलवाएंगे तो विजय मल्ल्या भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो जाएगा। जरा मुझे बताइए आप ये कैसे, ये कहाँ से ले आते हैं? संदेशरा को, अहमद पटेल के संबंध संदेशरा से कौन नहीं जानता है और स्वर्गीय अहमद पटेल ने किस तरह से उसकी मदद की। अब वो संदेशरा जैसे ही चूंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल आया, उसको संरक्षण देने वाली सरकार का पतन हो गया, यूपीए सरकार का, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो संदेशरा भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो गया। तो इसमें कोई तर्क में किसी प्रकार का कोई इनके पास तथ्य नहीं है। अब दूसरी बात आप मुझे कृपा करके बताइए, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो एसोसिएट जर्नल की ट्रस्टी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी यंग इंडिया में जो है खुद जो है डायरेक्टर हैं और खुद ही लोन देती हैं, खुद ही लोन लेती हैं, खुद ही लोन माफ करती हैं और बारंबार इनकम टैक्स, एक दो बार नहीं दर्जनों बार उनको नोटिस जारी करके पूछता है कि साहब 90 करोड़ का जो आपने लोन दिया ये पे ऑर्डर से दिया, चेक से दिया, कैश दिया, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। आप एक्सप्लेन नहीं करते तो उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए क्योंकि वो श्रीमती सोनिया गांधी है। ये संभव है क्या? तो अगर किसी की जांच हो रही है, तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है, वो अदालत जाता है, अदालत में उसको किसी प्रकार की रिलीफ, ना हाई कोर्ट रिलीफ देता है, ना सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देता है, ना इनकम टैक्स रिलीफ देता है, ना इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल रिलीफ देता है, ना इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट रिलीफ देता है, उसके बाद भी प्रवर्तन निदेशालय अपना प्रेम काम शुक्ला ना जी, करे। अभय दुबे जी आपकी बात का जवाब देना गांधी चाहेंगे? बड़ा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा क्योंकि और भी मेहमान है, उनको भी चर्चा में लेकर आना है। अभय जी देखिए कैसे प्रतिशोध की आग में ये लोग जल रहे हैं। 1 मई 2015 को ईडी के एडिशनल डायरेक्टर ने रेवेन्यू सेक्रेटरी को पत्र लिखा और पत्र ये लिखा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं बनता है कि दोनों सेपरेट एंटिटी है, एक भी पैसा यंग इंडिया में उस एजेएल का ट्रांसफर नहीं हुआ है, न चल संपत्ति न अचल संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है। ये बात
खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने जब अपनी याचिका लगाई थी उसमें कहा कि एजेएल की बैलेंस शीट जो है वो घाटे की है, कोई लोन उसको दे नहीं सकता और उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी सरकारी संपत्ति है, लीज होल्ड की है, उसको बेचने का भी अधिकार किसी को नहीं है। तो डेट को इक्विटी में जब कन्वर्ट करना होता है तो ऐसी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। यही तो सवाल है ना। देखिए, आपके पास इतने सारे तथ्य हैं, आप इतने सारे प्रूफ बता रहे हैं, इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, हो जाने दीजिए फिर पूछताछ, इसमें दिक्कत कहां आ रही है? हो जाने दीजिए पूछताछ। उसके लिए सड़कों पर उतर जाना और इस तरीके से हंगामा करना, फिर केंद्रीय एजेंसियों को बदनाम करना, तो सवाल खड़े होंगे ना सर। राहुल गांधी जी अगर मुद्दा उठाते हैं कि महंगाई की आग में मत झोंकिए मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को, आप 1,000 रुपए का गैस का सिलेंडर मत लीजिए, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश सरकार कर रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। भाग गए तो ये प्रतिशोध की आग में जलते और प्रतिपक्षियों पर ठीक है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी प्रवक्ता, उनको भी चर्चा में ले आते हैं। संजय शर्मा जी, अगर आपके एक मंत्री पर आरोप लगते हैं, ईडी पूछताछ करती है, उनके करीबी के घर से 21 करोड़ 20 लाख रुपए का बड़ा कैश बरामद होता है, तो इसमें गलत कैसे हो गई ये कार्रवाई? इसमें राजनीतिक द्वेष कहां से दिख गया आपको? राजनीतिक द्वेष की जो बात है वो भाजपा नेताओं के बयानों से ही परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अभी तेलंगाना में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तब केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तो स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार हमने महाराष्ट्र में सत्ता हासिल की है, वैसे ही हम लोग आगामी दिनों में बंगाल की सत्ता भी हासिल करेंगे। उसके बाद हम ये रुख देख रहे हैं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारा संबंध बरामद रुपयों से नहीं है, जिनके घर से रुपए मिले हैं उनसे संबंध नहीं है। हम रुपए मिलने की इस घटना का कतई समर्थन नहीं करते। ये भी धिक्कारियों के ना? बिल्कुल है। पार्थ चटर्जी हमारे मंत्री थे। अब ये मामला जुडिशियरी के पास है, कोर्ट के पास है, माननीय न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद हम लोग जो कार्रवाई करनी होगी जरूर करेंगे। आपके मंत्री हैं, ईडी की गिरफ्त में है, 4 बार फोन करते हैं आपकी सीएम को, लेकिन फोन नहीं उठाती वो। अब ये मंत्री हैं, जरूर हैं, फोन करते हैं, क्यों नहीं उठाती है? जरूर कोई वैसी बात रही होगी, फोन नहीं उठा। लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है ना कि हम किसी भी तरफ से ऐसी किसी घटना का समर्थन कर देंगे। हमें न्यायालय पर विश्वास है, माननीय कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट की जो भी राय आएगी उसके बाद हम अपनी आवश्यक कार्रवाई जो है इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं संजय शर्मा जी, एक बयान नहीं आया टीएमसी का कि हम इस चीज का खंडन करते हैं। आपकी सीएम नहीं बोली, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई आरोपी मंत्री पर। आपका ध्यान नहीं गया होगा, पार्टी ने तो परसों ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि यह कैसी कार्रवाई है, और यदि यह कार्रवाई न्यायालय में यदि दोषी पाए जाते हैं, कोर्ट तो फिर तो ठीक है संजय शर्मा जी, फिर तो राजनीतिक द्वेष की कोई बात नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। अगर आप कह रहे हैं कि हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा है, आप कह रहे हैं कि अगर ठीक है कहीं से कोई पैसा मिला है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तो फिर इसमें राजनीतिक द्वेष की तो कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। नहीं, राजनीतिक द्वेष की बात तो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये आप और मैं और देश की जनता भली भांति जानते हैं। ईडी किन के इशारों पर काम कर रही है, और ईडी ने पिछले कुछ सालों में क्या कार्रवाई की है और किन किन के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें इशारा कैसे हो गया? किसी के घर से रकम बरामद हो गई तो इसमें ईडी किसके इशारे पर छापा मारने चलेगी, बताइए मुझे। रकम बरामद की ना ईडी ने? हमने ये कब कहा कि ये रकम जो बरामद हुई है हम इसके समर्थन में, हम भी इसका समर्थन नहीं। दो बातें नहीं हो सकती ना संजय शर्मा जी, आप समर्थन भी नहीं कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष है। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास सत्येंद्र सिंह जी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता दें, अर्पिता मुखर्जी के घर से लाखों के जेवरात भी मिले हैं। 76,97,000 से ज्यादा के जेवरात सीज किए गए हैं। गोल्ड नेकलेस, एक सोने का कड़ा, 15 जोड़ी झुमके बरामद किए गए हैं। अर्पिता के घर से डायमंड के जेवर भी मिले हैं। घर से 50 डायरी, 76 फोल्डर भी बरामद किए गए हैं। तो सेंटर पॉइंट इस घोटाले का सेंटर पॉइंट अर्पिता मुखर्जी के घर को बताया जा रहा था, और अब जब पूरी तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है तो इसमें ये तमाम चीजें मिल रही हैं, और पूरा जो ब्यौरा है वो 10 पन्नों में दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो संपत्ति है वो उन्होंने अर्जित कर ली थी। संजय शर्मा जी, आप इस बात का जवाब देंगे कि कैसे इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली, इतने सारे गहने, इतना सारा कैश?
चलिए, संजय शर्मा जी हमारे साथ अभी चर्चा में है नहीं, सवालों के जवाब अभी वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, आप मुझे बताइए, बार बार जो आरोप लगा रहे हैं, आप अभय दुबे जी को भी सुन रहे थे, आप संजय शर्मा को भी सुन रहे थे, वो बार बार ऐसा कह रहे हैं कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर चलती है। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या ऐसा होता है? सरकार की तरफ से कोई निर्देश मिलते हैं आप लोगों को, कोई जानकारी मिलती है जिसके आधार पर आप कार्रवाई करने चले जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम ईडी के पास जो इनपुट आते हैं उनके बहुत चैनल्स हैं। कोई भी पुलिस ने कोई एक्शन लिया, एफआईआर, एनडीपीएस में कोई एक्शन हुआ, और जो इनपुट आते हैं बैंकिंग चैनल से भी इनपुट आते हैं, उनके आधार पर ईडी में केस रजिस्टर किया जाता है। और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी उसका निर्णय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है। ये सही है कि उसके लिए उच्च अधिकारियों की लिखित अनुमति भी ली जाती है, लेकिन तय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही करता है कि इसमें सर्च कब होगी या सम्मन किसको किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। तो ये जो एक्शन वो इनपुट के आधार पर होता है। तो इसके लिए कोई केंद्र सरकार का इशारा या सरकार से नहीं आता है ऊपर से। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ केस चर्चा में आते हैं, सब नहीं आते। आज की तारीख में ईडी के पास करीब 4000 से ज्यादा पीएमएल के केसेस पेंडिंग है। ये चर्चा कितने केसेस की हो रही है? बहुत कम केसेस की। और मैं अनुभव बताऊं अपना कि 2005 में पीएमएल है, पहला केस जो पॉलिटिकली वॉलेटाइल था वो था मधु कोड़ा जी का। ठीक, उसमें ईडी ने एक्शन लिया। उसके बाद 2G स्कैम हुआ और भी कई पॉलिटिकल केसेज हुए। तो ऐसा नहीं है, सरकारें इस बीच में बदलती रही। बिल्कुल, यही तो सवाल है, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो हमेशा संदेह के घेरे में रहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो। अब ये अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकार पर आरोप लगते रहे, जो विपक्ष में रहा वो आरोप लगाता रहा। संजय शर्मा जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाह रही थी। ये बड़ी खबर अभी हमने बताई है, अर्पिता मुखर्जी ने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली? इतने जेवरात मिले उनके यहाँ से, कैश तो हम सबने देखा था, इतने जेवरात, डायरी मिली है, कहा जा रहा है कि सेंटर पॉइंट रहा है वो घर इस घोटाले का। नहीं, ये जो संपत्ति मिली है और क्या क्या जखीरा मिला, ये सब हम देख रहे हैं। परसों से ये सब चीजें हैं। अब ये जांच के दायरे में चूंकि आई चुकी है, माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर सारी बातों को देख रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले दिनों में जरूर हो जाएगा। ठीक है संजय शर्मा जी, यानी वही स्टैंड है आपका कि आपकी पार्टी किनारा कर लेती है इन तमाम चीजों से, और ऐसा ही आप इस केस में भी फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अभय दुबे जी, आप सत्येंद्र सिंह को सुन रहे थे। देखिए, पूर्व अधिकारी हैं ईडी के, वो तो साफ कह रहे हैं कि हमें तो कोई निर्देश नहीं आते। हाँ, ये बात जरूर कह रहे हैं कि देखिए, सरकारें बदलती रहती हैं, ईडी अपना काम करती रहती है, तब कमी नहीं नजर आती जब हम सत्ता में होते हैं। देखिए प्राची जी, मैंने अभी आपको इसके पहले भी उदाहरण दिया। मुझे बताए ना, ये सत्येंद्र साहब की 180 करोड़ रुपए जिसके यहां से पकड़ा है, और कई प्रमुख चैनलों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने तो गलतफहमी में छापा डाल दिया। वो समाजवादी इत्र के नाम पर छापा डालना था, जो कि इनके खुद के अपने आदमी पर डाल दिया। पूछिए ना क्या किया ईडी ने। मैं तो प्रमाण दे रहा हूं, आप देखिए कि जिस चौकसी का जिक्र अभी प्रेम शुक्ला साहब कर रहे थे ना, इन लोगों को भगाने के लिए सत्ता की सरपरस्ती किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप कल्पना कीजिए, जिसको इतनी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, पीएमओ को शिकायत की हो, उसको अगर एमईए ये कह रहा है कि उसके क्लीन चिट सर्टिफिकेट जारी किया, तब उसको नागरिकता मिली। लेकिन अभय दुबे जी, नया थोड़ी ना है जब केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक इशारों पर चलने के आरोप लग रहे हैं। आपकी भी सरकार थी, सीबीआई को क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, हम सब जानते हैं। बताइए ना क्या हुआ उन केसेस का। कॉमनवेल्थ हो, 2G हो, कोल हो, उस स्पेक्ट्रम वाले में तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 7 साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे। एक प्रमाण किसी ने लाकर नहीं। अभय दुबे जी, मैं वो जिक्र कर रही हूँ जो एक तोता वाला बयान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सीबीआई को लेकर, तब आप लोग सरकार में थे। तोते वाले बयान का आज बता देता हूँ। वो कानून के दायरे में बंधा हुआ तोता था, जो इन्होंने छोड़ दिया कि जाओ प्रतिपक्षियों के यहाँ बैठो और हमारी सत्ता की भूख का इंतजाम करो। अरे इतना ही नहीं, छोड़ दीजिए ये तो, कि क्या पराकाष्ठा है वो देखिए। रियाज अटारी, जिसने कन्हैयालाल जी की हत्या की, आरोप ये लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तारिक अहमद मीर, जिसको विधानसभा का टिकट दिया, जिसका अगर आप ईमेल आईडी देखेंगे तो BJP.तारिक,
वो नहीं अभय दुबे जी, देखिए ये जो पहले से क्लीन चिट दे दी जाती है ना अपने नेताओं को, सवाल इसको लेकर है। आप जांच होने दे, देखिए सवाल उठाते रहिए। अगर सरकार इस तरीके की कोई गड़बड़ी कर रही है आप सवाल उठाइए, लेकिन अगर आपके नेताओं पर जांच हो रही है तो इसे होने दीजिए, सम्मान कर लीजिए ईडी का, सीबीआई का, केंद्रीय एजेंसियों का। खैर कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में भी बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। कुलदीप जी, अगर सीबीआई जांच कर लेगी शराब नीति की तो क्या आफत आ जाएगी, क्या बवाल हो जाएगा? आपको क्यों लग रहा है कि ये केंद्र सरकार ने छोड़ दिया है शगुफा एक आपको परेशान करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे लगभग 150 के ऊपर हमारे नेताओं पर एफआईआर की गई, पुलिस ने भी एफआईआर करी, सीबीआई ने भी करी, ईसीबी ने की। क्या मिला उन लोगों को? सबको कोर्ट में बाइज्जत बरी कर दिया और जाकर वहां पे ईडी को भी या पुलिस हो या चाहे सीबीआई हो, वो चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए और उनको ऊपर से वहां पर फटकार लगी कोर्ट से। तो केवल परेशान करने के लिए और इसलिए करने के लिए कि आज अरविंद केजरीवाल जी का कद देश की राजनीति में बढ़ रहा है। पंजाब तो आप ही तो कहते हैं ना सच कभी परेशान नहीं होता, आप ही तो कहते हैं सच कभी परेशान नहीं होता। होने दीजिए जांच, परेशानी किस बात की है? अगर मुझे परेशानी नहीं है, परेशानी तो मोदी जी को है। आज मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल जी से, उन्हें डर लगता है कि आज आम आदमी पार्टी की जो मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, वो पूरे देश भर में जा रहा है। पंजाब के बाद से घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। इनको पता है पंजाब जीतने के बाद तो ये और ज्यादा घबरा गए। तो अब ये ईडी और सीबीआई, मैं तो तोता मैं कहता हूँ इसको, पहले से इनका नाम पड़ा हुआ है, आप किसी के ऊपर भी छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आम आदमी पार्टी के लोग ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना हम जेल जाने डरते हैं, क्योंकि हम तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और डरेगा वो, आपने बिल्कुल सही कहा, डरेगा वो जो उसी आंदोलन को लेकर सवाल है ना कुलदीप कुमार जी। देखिए जब आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन से निकले हुए आप लोग हैं, जब शुरुआत हो रही थी आम आदमी पार्टी की तो कुछ और बात आप लोग कहा करते थे कि ठीक है जांच होने दीजिए, जांच में सब कुछ साफ आ जाएगा। लेकिन अब जब जांच बिठा दी जाती है, जांच होती है, तो फिर आप कहते हैं राजनीतिक द्वेष हो गया। देखिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे सीबीआई गई, क्या मिला सीबीआई को? 400 फाइल सीबीआई उठा के ले गई, क्या मिला सीबीआई को? 8 साल की सरकार, देश की इकलौती ऐसी नहीं मिला ना, तो ठीक है जांच में बात सामने आ गई, पूरे देश के सामने आ गई है ना, पूरे देश के सामने आ गई ना। इस प्रक्रिया को तो होने दीजिए, कानूनी प्रक्रिया को तो होने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, एक सुर में आपके विरोधी दल के जितने भी नेता बैठे हैं मेरे साथ इस चर्चा में, वो यही कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर के दाग नजर नहीं आते, अपने ऊपर लगे हुए दाग नजर नहीं आते, लेकिन दूसरे का सफेद कुर्ता भी आपको मैला लगने लगता है। अच्छा, इसमें से किसका कुर्ता आपको सफेद दिखाई दे रहा है? अभी खुद जो है अभय दुबे जी ने कहा कि 2G में कोई कार्रवाई नहीं। भाई 2G की जांच किसने की? जांच में ढिलाई किसने की? तोता किसके पक्ष में खड़ा हो गया? 2G के अभियुक्तों को बचाने का जो सरकारी संरक्षण था, खुद ही कह रहे हैं वो, आपके सामने बात है कि 2G में आपने सीबीआई ईडी को 2G के अभियुक्तों को बचाने के लिए प्रयोग लाया, यानी दाग को धोने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकार कर रही थी, अभय दुबे जी ने स्वयं स्वीकार किया। अभी अन्ना आंदोलन का बार बार जिक्र कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, देखिए इनको शांत कराइए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, इनसे 3 बार बोले हैं, मैं बीच में कुछ नहीं किसी के बोला हूं। अब कृपा करके सुन लीजिए, अन्ना आंदोलन था, अन्ना हजारे जी शराब के विरोध में थे, तब यही आप केजरीवाल की आप कह रही थी कि अगर कहीं शराब का ठेका अगर खुलेगा तो वहां की महिला समितियों से हम पहले एनओसी लेंगे। आप शराब के ठेके में जो है जमकर भ्रष्टाचार करते हो, शिकायत कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी शिकायत कर रहा है, दिल्ली प्रदेश की सरकार का चीफ सेक्रेटरी। जरा इनको शांत करें। सुन लीजिए प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। कुलदीप कुमार जी सुन लीजिए, यही तो दिक्कत है ना। अब देखिए सरकार अपनी बात अगर बता रही है, प्रवक्ता बता रहे हैं, तो एक बार सुन तो लीजिए, फिर मैं आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिए। प्राची जी जरा इनको संयम रखने के लिए कहिए। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए चीफ सेक्रेटरी शिकायत करता है एलजी से, और एलजी तथ्यों के दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश देते हैं। आपको ध्यान है प्रवर्तन निदेशालय सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेता है, और गिरफ्तार व्यक्ति जो इनका मंत्रिमंडल का अब तक सदस्य है। यानी केजरीवाल कितना पाखंड की पराकाष्ठा करते हैं, इसका जीवंत प्रमाण है कि जो अन्ना हजारे का अपने को चेला कहता हो, वह शराब का की नदी बहाने पर आमादा हो, रेसिडेंशियल एरिया में लगातार जो पीपी प्लान है उस प्लान का वायलेशन करके वो लगातार जो है शराब की नदियां बहाकर करोड़ों रुपए का रिश्वत पचाने का कुकर्म करता हो, उसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए।
जिसका मंत्री जेल में, पंजाब में इनकी सरकार, वहां का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनकी दिल्ली में सरकार, वहां का स्वास्थ्य मंत्री जेल में। ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अगर एजेंसियां कार्रवाई करें तो ये ऊपर से कहें कि ये गलत है साहब, हम तो नहीं डरने वाले। यानी आप भ्रष्टाचार के इतने ढीठ संस्करण हैं कि आप सीबीआई की कार्रवाइयों पर भी ढिठाई करने का दुस्साहस कर रहे हैं। अभय दुबे जी गिना रहे हैं शुक्ला जी बार-बार उन नामों को लेकर वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, जो लिस्ट बार-बार अभय दुबे जी गिना रहे हैं कि उन पर क्या कार्रवाई अभी तक सरकार ने कर दी? कार्रवाइयां किस पर? अरे जब किसी के खिलाफ प्रमाण हो, आप मुझे जानते 2G का केस कैसे खुला? 2G के केस में कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की थी। एक व्यक्ति सारे प्रमाणों के साथ सुप्रीम कोर्ट गया, आदेश जारी किया। कॉमनवेल्थ का घोटाले का जांच कैसे हुआ? एक व्यक्ति कोर्ट में गया। नेशनल हेराल्ड घोटाले कैसे जांच हुई? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए। इनके पास इतने प्रमाण है ना, कोर्ट के दरवाजे इनके लिए बंद नहीं है, जाए ना, किसने इनको रोका हुआ है? अभय दुबे जी के पास अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं है, अभय दुबे जी कार्रवाई नहीं करेगी। जब सबूत नहीं है तो हम कार्रवाई कैसे करते हैं? अगर आपके पास सबूत है, अगर आपके पास सबूत है तो आप क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? आप क्यों नहीं न्यायालय के पास जाते हैं? देखिए, पहली बात तो इनको मैं बता दूं, मेरे विद्वान और काबिल दोस्त को, कि सुब्रमण्यम स्वामी से ही गुहार लगाई थी ट्रायल कोर्ट ने 7 साल, और आपकी सरकार में फैसला हुआ है। हमारी तो सरकार 14 में चली गई थी। इन सारे स्कैम के जो आपने झूठे आरोप लगाए थे, लुइस बर्गर केस की तो आपने डायरी जारी की थी हेमंत बिस्वा शर्मा की, आपने 14 छापे मारे थे आपकी ईडी ने, सीबीआई ने। क्या हुआ फिर उनका? आपके जो शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं बंगाल में आपके, उनके खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रमाण जारी करते थे। अब तो सारी संस्थाओं ने इंक्वायरी बंद कर दी। तो आप अपनी सहूलियत से, जो भाजपा चला जाएगा वो नालेगा, गंगा नालेगा। आप संस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने सत्ता के सुखों को, हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। मैंने तो कहा प्रामाणिक रूप से कि वो हम चाहे सोनिया जी या राहुल जी को आप परेशान और प्रताड़ित करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन वही ईडी उन क्यों हटाया? कटोच साहब को बताइए, जो ईडी जिनका 1 सप्ताह पहले कार्यकाल बढ़ाया 2015 में, उनको आपने तत्काल हटा दिया क्योंकि क्लीन चिट दी, और लॉ डिपार्टमेंट की राय लेकर उन्होंने क्लीन चिट दी कि पीएमएलए का केस ही नहीं बनता। 8 साल हो गए, बताइए ईडी कहां थी? ईडी कोई कोर्ट के आदेश पर इंक्वायरी कर रही क्या सोनिया जी और राहुल गांधी जी के केस में? अभय दुबे जी, एक बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आप भी सरकार में रहे हैं लंबे वक्त तक। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि विरोधी राजनीतिक दलों पर जब छापे पड़ते हैं तो वो गलत क्यों हो जाते हैं? आप अच्छे से जानते हैं, आपके पास इस बात का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आरोप आप पर भी लगे थे। फिर देखिए प्राची जी, जितने छापे आप देख लीजिए, एक तो इलेक्शन के टाइम या सरकारों को अस्थिर करने के टाइम, उसका परिणाम क्या होता है बताइए ना। इससे बड़ा स्कैम था, 180 करोड़ रुपए नगद किसी के घर पकड़ा जाए और आप चर्चा भी नहीं करें कि ईडी ने क्या किया है, लोगों को पता भी नहीं लगे कि उस मुकदमे का क्या हुआ है, तो ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। 25 किलो सोना मिला। अभी आप 1 करोड़ रुपए के 80 लाख रुपए के सोने मिलने की बात कर रही थी, 20 से 25 किलो सोना उस कारोबारी के तहखाने में मिला। बताइए आज कोई चर्चा करता है? उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार। अब जब चैनलों ने कहना प्रारंभ किया कि इनके आदमी क्या गलती से छापा पड़ गया, उसके बाद से न टेलीविजन पर डिबेट हुई, ना कोई उस पर बात करने को तैयार है। अरे पराकाष्ठा है ये। आप इनको अगर कानून का राज स्थापित करना है तो ये सिर्फ, अब मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया जाए, इनके झूठ का मैं पर्दाफाश। अभय दुबे जी, वो देखिए बात तो ये है ना, अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप तो देखिए मुझसे बेहतर जानते हैं इस देश के कानून को, समझते हैं आप चले जाइए। कानून पर भरोसा नहीं है क्या? आरोप जो लगाते रहते हैं, आप चले जाइए फैक्ट्स लेकर। जनता की अदालत में भी जाते हैं, न्यायालय में भी पक्ष रखते हैं, लेकिन संस्थाओं को, मैं संस्था के लोग गलत नहीं है, हाँ। लेकिन जिस प्रकार केंद्र की सरकार उन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही, वो भी उनकी अंतरात्मा जानती है। वो भी दिल पर हाथ रखते हैं, तब ये बात कहते हैं कि किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। उसका जवाब तो सत्येंद्र सिंह जी दे ही रहे हैं। बहरहाल संजय शर्मा जी, अब देखिए, अब चलिए कोई बात नहीं करते, सबूतों को लेकर तो मानेंगे ना कि आपके मंत्री के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, उनके करीबी के घर से इतना सारा कैश, इतनी सारी संपत्ति मिल रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं हमें तो जांच पर भरोसा है, इस देश के कानून पर भरोसा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी ये तो इशारों पर हो रहा है। एक ही बात कोई सच हो पाएगी ना? देखिए, परिस्थितियां संदिग्ध कब होती है? जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों के बयानात आते हैं और उसके बाद ईडी की कार्रवाइयां दिखती है।
अब एक मान लिया कि ये जो पैसे मिले हैं ये जिनके घर से मिले हैं, टोटल भ्रष्टाचार है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा एक साधारण तौर पर हमारे संज्ञान में जो बात भ्रष्टाचार आती ठीक है कैसे हो जाएगा कि जो संजय जी? जो व्यक्ति पिछले 2-3 महीनों से सीबीआई की जांच हो रही है, सीबीआई के सामने पेश होता है, ईडी के सामने पेश होता है, दुनिया भर की एजेंसियां उनके पीछे लगी है, वो करप्शन करते भी और इतना पैसा वो अपने पास रखने के लिए छोड़ देंगे, ईडी का वेट करेंगे कि ईडी आएगी और ये पैसा पकड़ लेगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं। और ये किताब का जो क्या है कह रहे हैं जो फिर आप? शिक्षक भर्ती, नहीं संजय शर्मा जी, जरा इसे क्लियर शिक्षक- बताइए, घुमाइए मत सर, ये किसका मुझे पैसा बताइए है? आप ये ये कहना 30 क्या करोड़ चाह रहे हैं रुपए पैसे किसके को हैं? लेकर? ये संदिग्ध जो बातें हैं मैंने आपके सामने नहीं रखी क्या है। संदिग्ध है, मुझे अब- समझाइए, मैं समझी अब नहीं मान ले- सर, मुझे समझाइए क्या नहीं, संदिग्ध है? आप समझिए बात को कि जो व्यक्ति पिछले 2 महीनों से सीबीआई जांच में, सीबीआई बुलाती है हाजिर हो रहा है, ईडी बुलाती है वो हाजिर हो रहे हैं, वो जानते हैं कि एजेंसियां उनके पीछे पड़ी है। उनके घर से और नहीं फिर मिला भी ना सर, उनके इतना करीबी के घर से मिला है, उनके घर से नहीं मिला। फिर भी उनके करीबी के घर से इतना पैसा मिलता है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ संदेह उत्पन्न होता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ स्टैंड क्या है सर पूरे संजय भी शर्मा जी, आपका स्टैंड क्या है? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आपकी बात से, आपका स्टैंड क्या है आपकी मंत्री को लेकर, पार्थ चटर्जी को लेकर टीएमसी का स्टैंड? हमारा स्टैंड वही है जो मैंने पूर्व में आपको कहा था कि हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका से जो भी निर्णय आएगा उसका हम पालन करेंगे। अभी जब मैं प्रेम शुक्ला जी का संबोधन सुन रहा था, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, संजय बहुत शर्मा अच्छे जी, विचार रख रहे देखिए थे। आपने मेरे लेकिन सवाल मैं का जवाब पहले भी नहीं दिया था, मैं फिर दोहराऊंगी। फिर ममता बनर्जी को फोन क्यों किया था और फिर फोन क्यों नहीं उठाया? देखिए फोन क्यों किया था ये तो वो बताएंगे, और फोन क्यों नहीं उठाया और किन परिस्थितियों में फोन नहीं उठा। नहीं, ये आपके बात मंत्री हैं, अभी- कद्दावर मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, जहां तक मैं जानती हूँ संजय शर्मा जी, बड़े मंत्री हैं, नंबर 2 की भूमिका में रहते हैं आपकी सरकार में। और जो परिस्थितियां उत्पन्न, मुझको ये लगता है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हाँ। उसके बाद फोन नहीं उठना भी स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि किसी भी हालत में हम किसी भी प्रकार के, नहीं, क्यों नहीं चाहे वो उठना संदेह स्वाभाविक से है? संदेह- क्यों नहीं उठना स्वाभाविक है? आपके मंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष कर रही है अगर कोई पार्टी आपके साथ और इस्तेमाल कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का, तो आपको तो साथ आ जाना चाहिए अपने मंत्री के, सपोर्ट करिए इस मुश्किल वक्त में। नहीं, अगर वो मुश्किल साफ वक्त है, की बात भ्रष्टाचार ये- नहीं हो रहा आपकी मुश्किल- सरकार में, तो आप सपोर्ट करिए ना फिर। मुश्किल वक्त की बात यह है कि हम भाजपा नहीं है, हम भाजपा नहीं है, इसलिए हम यथार्थ के धरातल पर चलते हैं। और भाजपा हम क्यों नहीं है, पिछले 2-3 बयानों की तरफ पूर्व राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के तथागत राय, उन्होंने कुछ ही समय पहले ट्वीट करके यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में यही तो कामिनी कह रही और हूं मैं कंचन के संजय शर्मा जी, जाल इतनी में सारी फंसी हुई। संदिग्ध चीजें आपको और लग यही- रही हैं, एक आपको बात लग रहा है और- बीजेपी एक के बात नेताओं और- ने बयान और- दिया, ईडी ने कार्रवाई बात कर और- दी, ईडी ने छापा एक मार बात दिया, और- आपके मंत्री को पकड़ लिया, तो आप साथ दे दीजिए अपने मंत्री का। आप तो कन्नी काट रहे हैं, फोन भी नहीं उठाएंगे उनका, और कितने करीबी हैं वो ममता बनर्जी के, क्या हम नहीं जानते? नहीं, वो करीबी है। अब फोन की हर परिस्थिति में फोन उठ जाए ये उचित भी नहीं है। और यहाँ इतना जखीरा मिला, और मैं जो बात अपनी कह रहा था वो पूरी कर लूं। मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो बार बार वो खुले मन से कह रहे हैं, इनके भ्रष्टाचारों की पोल खोल रहे हैं। वो कश्मीर में थे, उनको क्या ऑफर हुआ था, ईडी ने क्या किया? देश के संविधान के पद पर बैठे हुए, संविधान के जो कस्टोडियन है राज्य के राज्यपाल साहब, दो चीजें वो नहीं एक हो बयान सकती जारी संजय शर्मा करते जी, हैं या तो आप और कहिए कि ईडी कुछ राजनीतिक नहीं द्वेष करती। के चक्कर में आपके मंत्री को ईडी ने पकड़ा है, ईडी ने कार्रवाई की है, या तो फिर आप ये कहिए कि हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, हमें ईडी की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है, हम भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते हैं। दो बातें तो नहीं हो सकती हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी का रिएक्शन इस पर लूंगी, लेकिन सत्येंद्र सिंह जी, जो पूरी चर्चा चल रही है इस पर क्या टिप्पणी आप करेंगे? बार बार कह रहे हैं कि अधिकारी तो अच्छे हैं ईडी में काम करने वाले, लेकिन चूंकि सरकार है, सरकार की सुनना जरूरी है, इसलिए वो सुनते हैं, उनकी अंतरात्मा जानती है कि वो कितना गलत कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। कई बार सर्चेज की जो टाइमिंग होती है वो उसको देख के ऐसा लगता है कि ये कोई एक साथ में कोई पॉलिटिकल इवेंट हुई है, उसके जस्ट बाद या साथ साथ कुछ सर्चेज हो जाती है, चाहे इलेक्शन का समय हो या कोई और समय। लेकिन ऐसा नहीं, तो सर्च क्या तय करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके पास जो इनपुट आ रहे होते हैं, क्योंकि लगातार जो संदिग्ध अब लोग हैं उन पर नजर रखते हैं, उनके कहाँ कनेक्शन है, कहाँ उन्होंने धन छुपाया होगा या दस्तावेज छुपाए होंगे,
और जब टाइमिंग एग्जैक्ट सूट करती है अधिकारियों को कि हाँ आज सर्च करने से हमें ज्यादा से ज्यादा रिकवरी होगी, उसी टाइम सर्च की जाती है। यानी लेकिन अपनी उसकी प्रक्रिया मैं है फिर ईडी कह रहा की, हूं वो कि पहले कई बार जांच उसकी पड़ताल टाइमिंग करती है, पहले जी, तमाम जी। चीजों को देखती है और उसके बाद वो जाकर छापा मारती है। अब उस वक्त देश में क्या हो रहा है इस बात का इल्म ईडी को जी नहीं है हाँ। और उसे जोड़ लिया जाता है, आप ये कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नहीं कोई जी जी बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब देना चाह रहे थे अभय दुबे जी का भी और संजय शर्मा जी का भी। वो ये कह रहे हैं कि आपके नेता जब बयान देते हैं उसके बाद ही क्यों ईडी के छापे पड़ते हैं? अच्छा, मान लीजिए अगर मुझे किसी भ्रष्टाचारी के बारे में जानकारी हो तो मुझ पर बयान देना मुझे प्रतिबंधित है कि मैंने बयान नहीं देना चाहिए? जब भ्रष्टाचारी के बारे में बयान दे रहा हूं और भ्रष्टाचारी उसके बाद भी, जैसे अभी संजय शर्मा जी ने कहा कि सीबीआई ईडी उनकी पूछताछ कर रही थी, वो सीबीआई ईडी के समक्ष जा रहे थे, फिर भी 21 मैं करोड़ बीच में रुपए आपको प्रेम शुक्ला जी उनकी रोकना चाहूंगी। परिचित इस महिला वक्त एक बड़ी खबर जो आ रही उनकी- है, पार्थ पर एम्स भुवनेश्वर की रिपोर्ट आई है। पार्थ चटर्जी को कोई गंभीर बीमारी नहीं है, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट आ गई है एम्स की। पार्थ की पूछताछ से मेडिकल अड़चन हट गई है। पार्थ चटर्जी से ईडी जल्द ही अब पूछताछ शुरू कर देगी। कलकत्ता हाईकोर्ट को ये मेडिकल रिपोर्ट सौंपी गई है। तो देखिए, बीमारी का हवाला दिया गया था, बाकायदा अस्पताल के ट्रांसफर को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आप बात पूरी करिए, फिर संजय शर्मा जी आपसे रिएक्शन लूंगी। जी, तो उसके बाद भी जो है 20-21 करोड़ रुपए उनकी एसोसिएट के घर से बरामद होता है, जबकि वो सीबीआई और ईडीआई की पूछताछ का सामना कर रहे थे। हमारे यहाँ अवधि में, उत्तर प्रदेश में कहावत है, ढीठ चोर सेंध में आल्हा गावे। तो जो ढीठ होता है वो ढीठ आदमी सेंध मारकर सेंध में ही आल्हा गाता है। तो ये आल्हा गा रहे थे कि उनको पता था कि हमें राज्य सरकार का मंत्री होने के नाते इतना प्रोटेक्शन है कि भ्रष्ट कमिश्नर के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो स्वयं मुख्यमंत्री महोदया सीबीआई के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन तक करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए पार्थ चटर्जी जैसे लोगों को जब सत्ता के में कि सर्वोच्च पद पर बैठी मुख्यमंत्री ही खुला संरक्षण देती हो, तब वैसी स्थिति में उनको भय नहीं लगता है। तो आप अभी सत्येंद्र जैन को खुलकर सीधा समर्थन जब मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि वो गिरफ्तार होकर पिछले महीने भर से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, उनको कोई अदालत किसी प्रकार का रिलीफ नहीं दे रही है, उसके बावजूद मंत्रिमंडल से उनको नहीं निकाला जा रहा है। हाँ। तो अगर मुख्यमंत्री इसी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार में नवाब मलिक खुद उनको दाऊद इब्राहिम गिरोह से संबंध होने के चलते जेल चले गए, लेकिन सरकार के पतन के आखिरी दिन तक उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला गया, तो किस तरह से ये कांग्रेस हो, एनसीपी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, ये भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। कुलदीप जी, गिरफ्तारी के बाद जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला जा रहा है। ये समर्थन क्यों देने लगते हैं, ये पूछ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि आप लोग समर्थन क्यों देने लगते हैं? और सवाल एक ये भी है कि बिना किसी जांच के, बिना किसी आधिकारिक चीज के कैसे कहने लगते हैं आप लोग कि ये बेगुनाह है? यानी नेता होना ही बेगुनाही का सर्टिफिकेट है इस देश में? देखिए, मैंने बार बार इनसे पूछा कि इन्होंने अभी कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री घर पर रेड मारी, इनको क्या मिला? ना इनकी सीबीआई बता पाई, ना भाजपा प्रवक्ता बता पाए, ना मोदी जी बता पाए। हमने इनसे पूछा कि आपने किसी क्या रेड मारी, किसी और केस में, उस केस का क्या हुआ? आपको वहां कुछ नहीं मिला। आपने दिल्ली के 150 से ऊपर नेताओं के ऊपर केस रखी, क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो आप केवल सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल में क्यों रखा है? केवल झूठ फैलाना और ये दिखाना कि जैसे भाजपा के लोग चोर हैं। अरे ये झूठ है, सत्येंद्र जैन जेल में नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं केवल। सत्येंद्र जैन जेल में नहीं है भैया। मैं पूरे फिर बोल रहा हूँ कि सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं? बौखला सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं? हम क्यों बौखलाएंगे? बौखलाए आप जेल में सत्येंद्र जैन, मैं क्यों बौखलाऊंगा? केजरीवाल का फाइनेंसर जेल में है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, कुलदीप जी, मेरे पास वक्त ही खत्म हो गया है, वक्त की कमी है, वक्त की अपनी बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि जब जब ईडी, सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियां जांच करने के लिए जाती हैं तो उसमें राजनीतिक द्वेष क्यों दिखने लगता है, क्यों सवाल खड़े होने लगते हैं और क्यों उसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष हंगामा करने लगता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।